लास्ट क्लास में किया था बेटा हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट 3। तो कुछ उस टाइप के क्वेश्चन भी बता दिए थे मैंने आपको। तो 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। 10th की स्टेटमेंट है इन n क्रॉस n शो दैट रिलेशन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी if and only if AD equal to BC is an equivalence relation। यानी कि ABCD क्या है यहाँ पर नेचुरल, n क्रॉस n का सबसेट है ये रिलेशन। तो AB जो है वो रिलेट होती है CD से, मतलब ऐसी रिलेशन है ये, सबसे डिफरेंट है ये। अब तक की जो रिलेशन होती थी उनमें क्या होता था, जैसे कि 1 रिलेटेड टू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई एलिमेंट अगर किसी मतलब कोई अगर आपस में रिलेट होता है तो उसको या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या था, अब तक की जितनी रिलेशन थी उनमें सिंगल एलिमेंट से रिलेट होता था। अब की बार क्या आ गया कि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होता है। मान लीजिए कि जैसे ये है, जैसे कि ये देखो, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेट होते हैं। पहले क्या था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट होता था सिंगल इंडिविजुअली, अब दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 3। दूसरे वे में कैसे लिखूं बताओ, वन 3 बिलोंग्स टू R नहीं, यहाँ पर मैंने देखो दोनों के बीच में कोमा लगा रखा है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे है ना। जैसे 1 रिलेटेड टू 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 3 राउंड ब्रैकेट लगाई बिलोंग्स टू R। तो इसको आप समझ लीजिए 1, समझ लीजिए 1, इसको 3, तो 1 रिलेटेड टू 3 है तो 1 3 और राउंड ब्रैकेट बिलोंग्स टू R। तो ये जो रिलेशन है इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है ना। अब तक की जो रिलेशन थी उनमें इंडिविजुअल एलिमेंट कोई नंबर रिलेट होता था, अब की बार दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट रखे हुए हैं, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, वो क्या हो, नेचुरल। सेकंड बात कि भाई कोई दो ऑर्डर्ड पेयर तभी रिलेट हो सकते हैं जब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और इंटीरियर का प्रोडक्ट सेम हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, एक क्या लिया था 1 6 का शायद, या 6 1 लिया था। चलो और ले लेते हैं कुछ भी। ये देखो, ये दोनों ऑर्डर पे रिलेट हो जाएंगे एक दूसरे से। क्यों हो जाएंगे, क्या है कि बच्चों कि कोई भी दो एलिमेंट अगर रिलेशन में आते हैं तो उनको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन कि जिस सेट के एलिमेंट बोले जाएं उसी सेट के एलिमेंट हों वो। तो किस सेट के एलिमेंट बोले उसने बोला कि n क्रॉस n का सबसेट है। तो n क्रॉस n का सबसेट है, दैट मीन्स सेट कौन है, n, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट लें वो नेचुरल ही लेंगे आप, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि भाई नेचुरल भी वो लेना है जो इस कंडीशन को कंप्लीट करता हो, यानी कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और इंटीरियर का प्रोडक्ट क्या हो, सेम हो। नेचुरल भी ऐसा ही लेना। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 4, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 9, तो रिलेट नहीं हो सकते। अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब रिलेट हो जाएंगे। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 6, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 6, तो ये रिलेशन में आ जाएंगे। उसके बाद जैसे 1 6 ले लिया मैंने, ये भी रिलेशन में आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 6 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 6। हमेशा 6 होना ज़रूरी नहीं, कहीं मैंने दो एग्जांपल 6 के ले लिए तो आप ये सोचो कि 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये है, जैसे कि ये देखो, ये दोनों भी रिलेट हो जाएंगे क्योंकि पहली बात तो सारे नेचुरल नंबर रखे हुए हैं, दूसरी बात इन दोनों का प्रोडक्ट 12, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 12, तो ये रिलेट हो जाएंगे, ठीक है ना।
अब आपने ये बताना कि ये रिलेट होंगे ही नहीं होंगे जो मैं लिखने लग रहा हूँ अभी। ये बताओ रिलेट होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे। दो कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है रिलेशन। हाँ ठीक है ना। उस दिन एग्जाम्पल दिया था आपको कि भाई जैसे कि कोई जॉब के फॉर्म अप्लाई करते हो आप, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती है कि वो इंडियन हो, इंडियन सेट्स का एलिमेंट हो, है ना, इंडियन सेट का। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी उनका जो मतलब उनके जैसे रिक्रूटमेंट रूल हैं उसको फॉलो करता हो, जैसे कि भाई रिटन टेस्ट है, कुछ भी लगा लीजिए। तो यानी कि दो कंडीशन जो फुलफिल करेगा उसी को जॉब मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो ज़बरदस्त है बेटा, ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर तो आगे वाला कार्रवाई होगी ही नहीं, है ना। रिटन टेस्ट तो तभी होगा जब वो इंडियन हो, तो वो इंडियन होंगे तभी वो तभी उनसे कंडीशन चेक करवाई जाएगी कि कंडीशन पूरा करते नहीं करते, है ना। इंडियन होंगे तभी रिटन टेस्ट दे सकते हैं, और दोनों हैं तो वो रिलेशन में आ जाए, इनकी जॉब मिल जाए इनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, नेचुरल ही नहीं है, नेचुरल का होना ज़रूरी है, और फिर नेचुरल होने के बाद इस कंडीशन को भी पूरा करता हो तब रिलेशन में आएंगे। तो ये रिलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये नहीं आएंगे रिलेशन में। उसके बाद जैसे मैं और ले लेता हूँ यहाँ पर, ये ले लिए जैसे मैंने, ये पहली कंडीशन तो पूरा करते हैं जॉब के लिए, कभी इंडियन तो हैं लेकिन रिटन टेस्ट नहीं हुआ इनसे, यानी कि क्या नहीं हुआ, कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई। इन दोनों का प्रोडक्ट 20 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 30 हो गया, तो ये भी रिलेशन में नहीं आएंगे। तो रिलेशन में केवल वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर जो दो कंडीशन पूरी करते होंगे। पहली कंडीशन की उनमें 4 एलिमेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट मिलाकर दोनों के 4 हो गए, तो चारों क्या हो, नेचुरल हो। तो इसमें ये नेचुरल नहीं था, इसलिए क्या है, ये रिलेशन में आएंगे नहीं। इसमें नेचुरल तो थे लेकिन कंडीशन पूरी नहीं करते कि इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो दोनों बातें पूरी होंगी तभी रिलेशन में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये तो मैंने आपको केवल ये समझाया है बेटा कि रिलेशन में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। अब आगे बात करते हैं कि भाई दोनों जो रिलेट होंगे एक दूसरे से, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करें। अब तक रिफ्लेक्सिव चेक करने का जो अपना काम होता था वो ये होता था, या तो हम ये दिखाते थे या फिर ये दिखा सकते हैं आप, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट दे रखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यानी कि या तो ऐसा प्रूव कर दीजिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, ये प्रूव कर दीजिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। अब तक हमने ऐसे दिखाया रिफ्लेक्सिव को, अब क्या प्रूव करना पड़ेगा बताओ। अब इसकी बजाय जो है ना ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, ये ठीक लिखा है मैंने, नहीं ये नहीं प्रूव करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। ये या तो ये प्रूव कर दीजिए या फिर ये प्रूव कर दीजिए। ठीक है, एक ही बात हम ये करेंगे, मतलब जैसे इसमें किया था, इस तरफ जो लिखा हुआ है वही उस तरफ लिखना आपने, इस तरफ ए है तो उस तरफ भी ए लिखना, तो इस तरफ ए बी लिखा हुआ तो उस तरफ भी ए बी ही लिखना आपने। ए लिख दूंगा तो केवल वो उन केस के लिए प्रूव हो जाएगा जिसमें ए और बी इक्वल होंगे, और ये सभी के लिए हो जाएगा प्रूव जिसमें ए और बी इक्वल हों या ना हो, सभी के लिए हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है नहीं। लेट ए बी रिलेटेड टू ए बी, या तो लेट कर लीजिए इसको या लिख कर चल पड़िए, इफ ए बी रिलेटेड टू ए बी। तो अगर ये रिलेशन में है तो क्या लिखूंगा मैं, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और इंटीरियर का प्रोडक्ट। ये तो इक्वल नहीं आया भाई, क्योंकि एक तरफ ए बी लिखा हुआ है दूसरी तरफ बी ए, अगर बी ए बी के इक्वल हो तो फिर तो ये इक्वल हो सकते हैं, और बी ए को ए बी आप लिख सकते हैं,
क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं प्रोडक्ट में। तो इस बी ए को हटाकर आप यहाँ पर लिखिए ए बी। रीजन डाल दीजिए सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होते हैं नेचुरल नंबर, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए। अब मैंने क्या है कि यानी कि इनको रिलेशन में लेकर ये प्रूव कर दिया, दैट मीन्स ये बात ट्रू है। देयरफॉर ए बी रिलेटेड टू ए बी, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रूफ। यानी कि आर के इस तरफ लेफ्ट में जो एलिमेंट है राइट में भी वही सेम एलिमेंट है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है ए बी अगर सी डी से रिलेट होता है तो सी डी ए बी से रिलेट होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं लेट करके चल पड़ा कि भाई ए बी जो है वो सी डी से रिलेट होता है, ए बी सी डी से रिलेट होता है, लेट कर लिया मैंने। ठीक है ना, तो ये अगर रिलेट होगा तो मैंने ये क्या लिख रखा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। दैट मीन्स अगर ऐसा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा हो जाएगा ना। तो अगर ये रिलेशन में है तो ए डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल। और सिमेट्रिक प्रूव करते समय इसको लेट करके क्यों चला मैं, सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए उसमें, तभी सिमेट्रिक होता है। पिछले रिलेशन में हमने किया था। तो भाई लेट करके इसलिए चला कि जो एलिमेंट रिलेशन में है ना उसी का रेसिप्रोकल ढूंढना आपने। जैसे कि एक आम रिलेशन की बात करूँ मैं तो 1 4 इसमें तो 4 1 आपने ज़रूर ढूंढना है इसमें, 3 5 है उसमें तो 5 3 ज़रूर ढूंढना है उसमें। अब आप ढूंढने लग जाओ इसमें 6 1, तो 6 1 क्यों ढूंढोगे आप जब इसमें 1 6 ही नहीं है। तो सबसे पहले तो कोई उसमें है उसी का रेसिप्रोकल ढूंढना आपने। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लेट कर लिया कि ये उसमें है, तो अब इसका रेसिप्रोकल ढूंढना मेरे को। अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो करते हैं भाई स्टार्ट। क्या है कि मैं क्या कर देता हूँ, देखो बी सी को मैंने लेफ्ट में लिख लिया, ए डी को राइट में लिख लिया। क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि एक इक्वेशन की लेफ्ट राइट को इंटरचेंज कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक, अब देखो आप क्या है कि रटने की और पजल होने की ज़रूरत है नहीं बेटा। रफ में आप ऐसा कर सकते हो। देखो आपने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना आपने, क्योंकि आपके पास क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी है और आपने प्रूव करना है ये। तो ये प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, सी बी इज इक्वल टू डी ए प्रूव करना पड़ेगा। सी बी और डी ए बराबर हो गए ना, तो ये रिलेशन को ऐसे लिख सकते हो आप। तो मेरे को सी बी और डी ए इक्वल दिखाना है, तो यहाँ पर बी सी को मैंने लिख दिया सी बी और ए डी को लिख दिया डी ए, और रीजन सेम डाल दूंगा जो यहाँ पर डाला था, ये वाला रीजन, सेम टू सेम। सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट। अब इसको मैं देखूँ, इसको मैं देखूँ, तो इस लाइन का मीनिंग है ये है कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा मिल जाए ना आपको, ऐसा मिल जाए यानी कि इन दो का प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट के इक्वल मिल जाए। दैट मीन्स इसको आप फर्स्ट रिलेशन का जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट कंपोनेंट पर लिख सकते हो, इसको इसके फर्स्ट कंपोनेंट पर, और इन दोनों को सेकंड कंपोनेंट पर लिखकर और उसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन कोई पूरी कर देगा। तो अब मैंने क्या किया, देखो मैंने लिख दिया कि सी और बी, ठीक है ना, यहाँ पर डी और ए ये रिलेशन में आ गए। अगर इन्होंने ये कंडीशन पूरी कर दी तो ये कंडीशन पूरी कर दी तो ये रिलेशन में आ गए, बस सिमेट्रिक हो गया। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक।
और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी। अब चेक करना आपने ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करना अब आपने। तो ट्रांजिटिव के केस में हम लेकर चलेंगे ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ये लेकर चलना हमने। सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ये दो लेकर चलने और दिखाना क्या है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ये दिखाना है। लास्ट में हमने ये दिखाना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। जैसे अब तक की जो रिलेशन हम किया करते उसमें लेकर चलते थे ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी और दिखा क्या करते ए रिलेटेड टू सी। ऐसे लिख लीजिए या फिर ऑर्डर्ड पेयर में लिखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे प्रूव करते थे हम। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब इसमें एक एलिमेंट की बजाय ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इधर भी ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर, ये लिख दिया मैंने। तो भाई ए बी रिलेटेड टू सी डी लेकर चलता हूँ मैं। तो अगर ये रिलेशन में है बेटा तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर ये रिलेशन में है तो क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू डी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है ना। लास्ट में हमने जो है ना प्रूव करने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो या तो इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी या इनको डिवाइड कर सकते हो आप, कोई दो काम करने हो। और ज़्यादा बताऊं तो चार ही काम कर सकते हो, या ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐड और सबट्रैक्ट करने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट को देखते हुए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, लेफ़्ट साइड को कर दिया। आप चाहें तो लेफ़्ट साइड को राइट से भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, तो राइट को राइट से कर दिया। ऐसा करते इसमें कैंसिलेशन हो गया, इसमें क्या हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया। और बताओ क्या कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। तो ये तो क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू बी एफ आ गया, बी आ गया, ए डी इक्वल टू बी, एफ तो कैंसिल हो गया। तो ए डी इक्वल टू बी आ गया। अब यहाँ के क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पर चाहिए ए एफ इज इक्वल टू बी। एक बार देख लेता हूँ बेटा मैं, ये था ए डी बी सी था, ये गलत लिख दिया ना मैंने, यह सही लिखा। ए डी किस था, सी एफ, ए डी सी एफ है ना। और ये क्या था, बी सी और डी, ये था। मेरे को चाहिए इसमें ए एफ और बी चाहिए, तो सी से सी कैंसिल हो गया और डी से डी है ना, एफ कैंसिल नहीं हुआ था। तो ए एफ किसके इक्वल आ गया, बी के। बस इसी की ज़रूरत थी मेरे को। अब अगर ये प्रोडक्ट इक्वल है तो मैं इनको लिखता हूँ एक्सट्रीम प्लेस पर। देखो एक्सट्रीम प्लेस पर लिख सकता हूँ मैं इनको। यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, ए एफ है ना, तो इनको एक्सट्रीम प्लेस पर लिख दिया देखो मैंने, और इन दोनों को इंटीरियर प्लेस पर लिख दिया। यानी कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा भाई। तो ए बी रिलेट किससे कर गया, ई एफ से। तो लास्ट में लिखो फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। For all A, B, C, D, E, F belongs to natural number. Therefore R is transitive. R transitive हो गया, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूं, देखो ध्यान से। क्या है कि n क्रॉस n का सबसेट है, दैट मीन्स A, B, C, D क्या है, नेचुरल नंबर। और कोई भी दो ऑर्डर पेयर जब रिलेट होंगे, जब उन दोनों का बाहर वालों का प्रोडक्ट अंदर वालों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना हमने।
तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, जो इधर ऑर्डर पेयर है ना वो ऑर्डर पेयर इधर ही सेम टू सेम दोनों तरफ सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तभी क्या बनेगा रिफ्लेक्सिव। तो मैंने इस तरफ अगर एफ बी लिया तो इस तरफ भी क्या लिया मैंने एफ बी। अब लेट करके चला मैं इसको, देखता हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो एक्सटीरियर का प्रोडक्ट जो है वो इंटीरियर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, अगर ये रिलेट करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि ये ट्रू है या नहीं, तो ये तो ट्रू है क्योंकि बी ए को ए बी लिख सकते हो आप, नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं प्रोडक्ट में, 3 गुणा 4 जैसे 4 गुणा 3 बराबर होते हैं। तो ए बी के इक्वल आ गया। तो ये कब आया, जब इन दोनों को रिलेशन में हम लेकर चले, ए बी रिलेटेड टू ए बी हुआ, तो यानी कि ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव तो बन गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद हमने चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक में इसको लेकर चलना है और फिर इसको इधर और इसको उधर लेकर जाना है। अच्छा वो सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक हमने लेकर चलना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसको लेकर चलना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होता है। अगर भाई ये रिलेट होगा तो ये तभी रिलेट हो सकता है जब एक्सटीरियर का प्रोडक्ट इंटीरियर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ए डी बी सी के इक्वल आ जाए। तो मेरे को चाहिए क्या है यहाँ पर, मेरे को चाहिए सी डी रिलेटेड टू ए बी, और उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, रफ में देख सकते हो आप। ये तो आपको पता है ये सिमेट्रिक कब होगा, इसको लेकर चलोगे तो फिर ये इधर आ जाए और वो उधर चला जाए तब सिमेट्रिक होगा। तो ये यानी कि ये आ जाएगा तब सिमेट्रिक होगा। तो इसको आप रफ में करके देख लीजिए कि सी बी किसके इक्वल आना चाहिए, डी ए के इक्वल, और मेरे पास है कौन, ए डी और बी सी इक्वल है। सबसे पहले तो मैंने लेफ्ट राइट को इंटरचेंज किया, ये बनाना है, मेरे को पता है क्या बनाना है, डेस्टिनेशन का पता है तो चलने में क्या दिक्कत है। तो फिर बी सी को मैंने क्या लिख दिया सी बी, ए डी को क्या लिख दिया मैंने डी ए, क्योंकि मेरे को पता था बेटा ये मेरा लास्ट स्टेशन है, यहाँ तक जाना मेरे को। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो आप उसको अरेंज करके ऐसा बना लेना है अपने, तो वो आराम से बना सकते हो। तो अब ये आ गया तो क्या हो गया, ये फर्स्ट कंपोनेंट रख दिया और ये सेकंड का लास्ट कंपोनेंट रख दिया और ये फिर इंटीरियर रख दिए बस, क्योंकि ये रिलेट तभी करेंगे जब इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो ही जैसा हो। तो इसके बाद मैंने ये लिख दिया सीधा सीधा, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में क्या लेकर चलना है, ये एलिमेंट लेकर चलना आपने, ये यानी कि ये आपस में रिलेट करते हैं और ये आपस में रिलेट करते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, और फिर जो यहाँ लिख रखे ना वही सेम लिखना आपने यहाँ पर, और ये अपने पास से लिखना है ई एंड एफ बी एनी नेचुरल नंबर, यहाँ लिख सकते हो वेयर ई एंड एफ आर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप लिख सकते हो ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर, यहाँ लिख सकते हो ई एंड एफ आर एनी नेचुरल नंबर। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट मैं लेकर चला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई कर दी तो कैंसिलेशन के बाद ए एफ किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल, ठीक है ना, ए एफ आ गया बी के इक्वल। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यही तो था, मैं इसी से देखता हूँ कि ए एफ अगर बी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा। देखो इसका जो एलिमेंट है वो यहाँ ले लिया मैंने और इसका एलिमेंट यहाँ ले लिया मैंने, एक्सटीरियर लेने होते हैं ना ये, और ये इंटीरियर लेने होते हैं, ये इंटीरियर ले लिए मैंने ये, तो ये तो ए बी रिलेटेड टू सी डी हो गया, यही तो प्रूव करना था, है ना। ए बी रिलेटेड टू सी डी लेकर सी डी रिलेटेड टू ई एफ लेकर और इन दोनों को रिलेट करवाना था। तो ये रिलेट तभी होंगे जब ऐसा आ जाएगा, और ऐसा आ गया तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आर क्या होगी ट्रांजिटिव। आया समझ में, पक्का, ठीक है, आपको भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा 12th 11th देखो 11th, आर इज रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन।
डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी if and only if a plus d equal to b plus c. Yes, so that R is an equivalence relation. सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसको। तो भाई रिफ्लेक्सिव में क्या करना है आपने, ए बी रिलेटेड टू ए बी प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं लेट करके चल पड़ा, ए बी रिलेटेड टू ए बी। तो फिर क्या है कि इसका रूल ये है रिलेशन का, सबसे पहली बात तो ए बी सी डी क्या हो, नेचुरल नंबर हो। दूसरी बात कि एक्स टीम का जो सम है वो इंटीरियर के सम के इक्वल हो, जबकि बार प्रोडक्ट था, अब की बार सम है। तो भाई इन दोनों का जो सम है a प्लस बी का, वो b प्लस ए के इक्वल हो। तो यानी कि अगर मैं इसको रिलेशन में लेकर चलता हूँ तो फिर मैं ऐसा लिखूँगा ही, मैंने इसको लेट कर लिया, तो फिर इसको ऐसा लिखूँगा मैं, क्योंकि ये ऐसा ही लिख रखा है कि ऐसा हो तो ऐसा लिख देना और ऐसा हो तो ऐसा लिख देना। तो ऐसा मैंने लेट किया, फिर ऐसा मैंने लिख दिया। अब ये देखूँगा मैं ये सही है या गलत है, तो ये तो सही है, क्योंकि जो b प्लस ए है ना उसको मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ, और रीजन डालूंगा नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं, तो b प्लस ए को आप a प्लस बी लिख सकते हो, जैसे कि 4 प्लस 5 को आप 5 प्लस 4 लिख सकते हो, इसी तरीके से। तो ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल होगी, हर कोई बता सकता है, चाहे कोई ए बी को ना जानता हो कि ए और बी क्या चीज़ है, तो इसको देखकर, इसकी शेप को देखकर अपने आप बता सकता है कि ये दोनों इक्वल हैं। बिल्कुल ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स ये कब आई हैं, ऐसा लेने से, तो ये ट्रू हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, ए बी रिलेटेड टू सी डी हो गया। Hence R is reflexive, R हो गया रिफ्लेक्सिव। आप चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक है या नहीं। ये सिमेट्रिक के लिए क्या है बच्चों, ए बी रिलेटेड टू सी डी लेकर चलेंगे और सी डी रिलेटेड टू ए बी दिखाएंगे। तो लेट करना पड़ेगा इसको आपको, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है ना, वेयर ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर। अब अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो ये तो कंडीशन को पूरा करेगा, यानी कि ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के। आपने दिखाना क्या है, सी डी रिलेटेड टू ए बी। आपकी मंजिल है ये सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये लेकर चलना होता है और ये दिखाना होता है सिमेट्रिक के लिए। तो आप इसको रफ में करके देख लीजिए, आपने दिखाना है सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। हाँ, तो क्या करेंगे, इसको बी प्लस सी को लेफ्ट में ले आता हूँ मैं, और ए प्लस डी को राइट में ले लेता हूँ, और इसका कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। किसी इक्वेशन की लेफ्ट राइट को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर b प्लस सी की जगह c प्लस बी लिखा और a प्लस डी की जगह d प्लस ए लिखा, इसका रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। अब अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों क्या हो गए, देखो ये दोनों क्या हो गए, एक्सटीरियर हो गए, ये दोनों इंटीरियर हो गए। देखो ये दोनों तो एक्सटीरियर हो गए और ये दोनों इंटीरियर हो गए। इसको देखते हुए ये है तो ये हो जाएगा और ये है तो ये हो जाएगा, मतलब दो का सम अगर इन दो का सम इन दो के सम के इक्वल है तो जो ए बी है वो किससे रिलेट हो जाएगा, सी डी से। सी पहले प्लेस पर चला जाएगा। मतलब क्या है, आपने ये एक थोड़ा सा एक सिमेट्री सी बना लेनी है बेटा इसकी। जैसे कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्या हुआ, ये क्या है, ये देखना है कि इन दोनों का जो सम है ना बाहर वालों का, ये अंदर वालों के सम के इक्वल हो गया। ठीक,
तो इसके बाद तो हर कोई लिख सकता है इसको। ये पहचानना है कि एक्सटीरियर का सम इंटीरियर के सम के इक्वल हो जाता है अगर दो ऑर्डर पेयर रिलेट होते हैं तो। अब अगर दो नंबर का सम दो नंबर के सम के इक्वल है तो इनके दो ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो आप, और वो आपस में रिलेट हो जाएंगे। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाने हैं, जैसे देखो ये तो इसका तो बनाना है फर्स्ट ऑर्डर पेयर और इसका बनाना है सेकंड ऑर्डर पेयर, ये फर्स्ट प्लेस पर लिखना है। अगर दो डिफरेंट नंबर का सम दो डिफरेंट नंबर के सम के इक्वल हो तो ये ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। जैसे मैंने बना, देखो मैं यहाँ तक लेकर आ गया इसको, तो मैंने क्या किया, इन दो का जो ऑर्डर पेयर बनाया मैंने, देखो इन दो का सी डी और इन दो का ऑर्डर पेयर बना तो ए को आगे लिखकर बी को पीछे लिख दिया, तो ये आपस में रिलेट हो जाएंगे। अगर ये दो नंबर का सम इन दो नंबर के सम के इक्वल है तो इनसे बने दो ऑर्डर पेयर रिलेट हो जाएंगे। जबकि मैंने ये सीधा सीधा नहीं किया, मैंने रफ में पहले ये लिख कर देखा और ये लिख कर देखा, फिर ये देखा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि किसके आने के बाद ये आएगा। तो ये किसके आने के बाद आएगा, सी प्लस बी और डी प्लस ए इक्वल आ जाएंगे तब ये आएगा। इसमें देखकर पता चल गया मेरे को कि ये दो रिलेट कब होंगे, जब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो। ये दो रिलेट कब होंगे, जब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो। क्योंकि मैं ये लेकर चला हूँ, मेरा रास्ता है ये, लास्ट मंजिल है ये दिखाना है, तो इसके लिए मेरे को ये दिखाना पड़ेगा और मेरे पास वैल्यू क्या है, ये है, तो अरेंज कर दिया इसको इसके तरीके से। सिंपल है बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर हो गई बेटा सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब इसको आपने प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए जो है ए बी रिलेटेड टू सी डी लेकर चल पड़ा मैं, और सी डी रिलेटेड टू ई एफ लेकर चल पड़े, और प्रूव ये करना है, ये प्रूव करना है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ये मैं लेट करके चल पड़ा हूँ दोनों, ये दोनों, ठीक है ना, और ये प्रूव करना है। तो भाई अगर ये रिलेशन में आएंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ये रिलेशन में आएंगे तो सी प्लस एफ किसके इक्वल होगा, डी प्लस ई के, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप बेशक से रफ में चेक कर सकते हैं कि आपने क्या प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करना पड़ेगा। सेपरेट करोगे तो माइनस के साइन आ जाएंगे, माइनस के साइन है ही नहीं अपनी रिलेशन में, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि लेफ़्ट साइड को राइट में ऐड करना पड़ जाए, राइट को लेफ़्ट में, ऐसा भी हो सकता है, वो देखेंगे अभी। तो मैं तो पहले लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड करता हूँ, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, राइट में बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कैंसिलेशन ज़रूर होगा, सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो भाई दो डिफरेंट नंबर का सम दो डिफरेंट नंबर के सम के इक्वल आ गया, तो उनके दो ऑर्डर्ड पेयर बना सकता मैं जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाऊंगा, इन दोनों का एक ऑर्डर्ड पेयर जो कि ये बन गया, और इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनाते समय इनके प्लेस को इंटरचेंज करना है, क्योंकि रूल ऐसा है ई एफ। तो यानी कि ये आ गया तो फिर ये प्रूव हो गया, और ये हो गया तो ये क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर ट्रांजिटिव होगी बेटा, यहाँ पर आपने लिखना है फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखना है, ए बी सी डी ई एफ नेचुरल नंबर, नेचुरल है ना, नेचुरल नंबर सभी किसके एलिमेंट है, नेचुरल के, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो 12th क्वेश्चन में एक फ़ायदे की बात यह है कि सेट जो गिवन है ना वो फाइनाइट है, ये बढ़िया बात है इसमें कि सेट है फाइनाइट।
सेट गिवन है बेटा 1 2 3 4 and R be the equivalence relation on A cross A defined as AB related to CD, AB related to CD if and only if A plus D equal to B plus C. A plus D equal to B plus C. Find the equivalence class of 1 3. 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है आपने, यानी कि क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो अभी हमने किया था, लेकिन रिक्वायरमेंट अलग है। रिक्वायरमेंट में क्या निकालना है? 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास। प्रूव भी की करना क्या इक्विवेलेंस? प्रूव नहीं करना, गिवन है इक्विवेलेंस रिलेशन, गिवन है ये, केवल आपने फाइंड आउट करना है 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास, यानी कि 1 3 के साथ कौन कौन रिलेट हो सकते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3, किसी किसी बुक में ये जो रिक्वायरमेंट है ये उसी क्वेश्चन में ऐड कर रखी है जो मैंने अभी करवाया था, क्योंकि वही तो सम है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, बस उसी में ऐड कर रखी है। तो किसी बच्चे को बुक में ना मिले ये क्वेश्चन तो उसी क्वेश्चन के लास्ट में मिलेगा। 11th था ना वो पहले वाला, हाँ 11th के लास्ट में मिलेगा आपको, ये अलग से रिक्वायरमेंट मिलेगी उसमें, और नई बुक में अलग बना रखा है ये। इससे पहले मैं आपको है ना थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। जैसे मान लीजिए आपका सेट है 1 2 3 और रिलेशन बनी हुई है सिंगल एलिमेंट की सिंगल एलिमेंट के साथ, जैसे 1 1 1 2 1 4 1 4 तो है ही नहीं, 1 3 उसके बाद 2 1 और 3 2, ये रिलेशन है। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ आप, 1 की इक्विवेलेंस क्लास, तो ऐसे ही डिनोट करना होता है बेटा उसको। और 1 की इक्विवेलेंस क्लास वो सेट है जिसमें वो एलिमेंट लिखे जाएं जो 1 के साथ रिलेशन में थे, है ना, जो 1 के साथ रिलेशन में रहे हैं। तो 1 के साथ रिलेशन में रहे हैं 1 2 3, तो ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, ठीक है ना। जब रिलेशन बनी तो कभी ये 1 के साथ रिलेशन में थे, दोनों तीनों थे ना। ये मैंने इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल नहीं लिया, ये तो मैंने सिंपल एक रिलेशन ली है। 1 2 को हटा देते हैं, अब 2 है रिलेशन में और इसके साथ 2 भी है इसके साथ रिलेशन में, ठीक है ना। तो अब हमने ऐसे ही हमने यहाँ पर बताना है कि 1 3 के रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो भाई जो इस कंडीशन को पूरा करेगा वही होगा, और एलिमेंट आप ये ले सकते हो। तो 1 3 रिलेटेड टू एक्स वाई ले लिया मैंने, 1 3 रिलेटेड टू एक्स वाई ले लो, सी डी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने लेट कर लिया कि 1 3 के साथ ये रिलेशन में है एक्स वाई, तो ये है, तो फिर क्या कंडीशन होगी? 1 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 3 प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी कि और भी अगर मैं सोल्व करूं इसको अच्छे से, तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया? -2 के, या फिर y माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, या y किसके इक्वल हो गया? x प्लस 2 के। कोई भी रिलेशन बना सकते हो, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मर्जी आपकी है। अब आपने क्या हीट एंड ट्रायल से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, हीट एंड ट्रायल से, और वैल्यू भी डरने की ज़रूरत नहीं, यही वैल्यू लेनी है एक्स वाई की जगह। तो एक्स वाई की जगह मैं 1 लूँ तो एक्स की जगह कुछ ले सकता हूँ क्या? कुछ नहीं, तो वाई की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाई की वैल्यू लूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आती है यहाँ से? -1, जो कि है ही नहीं इसमें, है ना। फिर वाई की जगह 2 ले सकता हूँ, 0 आ जाएगी, नहीं ले सकता। y की जगह 3 ले सकता हूँ, y की जगह 3 ले सकता हूँ,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वेरी गुड। तो देयरफॉर एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 3। फिर y की जगह 4 ले सकता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एक्स वाई आ गया बेटा 2 4। तो इक्विवेलेंस क्लास हो गई 1 3 की, 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई, क्या क्या हो गई 1 3 एंड 2 4। मतलब जब भी रिलेशन बनी थी ये कभी इसके साथ रिलेशन में थे 1 3 और 2 4। 2 4 आ गया, ये आ गया 2 4 को प्रूव कर देता हूँ। देखो 1 3 रिलेटेड टू 2 4, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 5, इन दोनों का सम भी 5 है ना। रिलेशन में तभी आएंगे जब इस कंडीशन को पूरा करेंगे इसको। तो पता चला इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3। यहाँ तक कि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, और चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो भाई अटेंडेंस के लिए। देखते हैं 1.3 किसके, देखो वैसे किसी किसी बुक में तो जो है 1.3, 1.1, 1.2 रिलेशन की ही एक्सरसाइज है बेटा, जो ओल्ड बुक है उनमें, और न्यू बुक में जो है 1.3 है फंक्शन की एक्सरसाइज न्यू बुक के अंदर। तो डिफरेंट नहीं है कुछ भी किसी भी बुक में, बस ये है कि नई जो बुक है उसमें रिलेशन की केवल 2 एक्सरसाइज बना रखी हैं और ओल्ड में 3 बना रखी हैं। क्वेश्चन वही हैं सेम टू सेम आगे पीछे बस। तो 1.3 स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, ये है फंक्शन। पहले तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन दे देता हूँ आपको, मतलब फॉर्मल। ए रिलेशन आर such that A to B is a relation, is function if every element of set of domain has a unique image in set of codomain. In set of codomain, बस ये डेफिनेशन। और मैं इसकी डेफिनेशन केवल एक वर्ड से याद रखता हूँ, यूनिक इमेज से। आप भी याद रख सकते हैं, खाली यूनिक इमेज बोल देना, अपने आप समझ जाएगा समझने वाला कि जिसमें यूनिक इमेज हो उसको फंक्शन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन जिसमें यूनिक इमेज हो, यानी कि जिसकी भी इमेज है केवल और केवल एक हो, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इमेज, प्रीमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है एक बार दोबारा से। एरो डायग्राम से लिखकर मैं बता देता हूँ। देखो भाई बच्चों, जैसे कि एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन में तो कोई रूल रेगुलेशन चलता नहीं, इधर कोई एक एलिमेंट खाली रह सकता है, ना रह सकता है, मर्जी है। इधर खाली पड़ा रहे ना खाली रहे, मर्जी है। कोई एलिमेंट कितने से कनेक्ट हो जाए, मर्जी है। इसका एलिमेंट कितनों से कनेक्ट हो जाए, मर्जी है। सारी क्या है, रिलेशन, ठीक। लेकिन फंक्शन में क्या है कि यहाँ कोई खाली नहीं रहेगा। तो अब फिलहाल हमने बात करनी है डोमेन रेंज की। जैसे अब इसकी डोमेन अगर पूछ ली जाए आपसे, तो डोमेन हो जाएगी इसकी 1 2 3, ठीक है ना।
और रेंज अगर पूछ ली जाए तो रेंज हो जाएगी ए बी सी। और भाई कोडोमेन आपसे पूछ ली जाए तो ABCDE। कोडोमेन आपसे पूछ ली जाए तो ABCD और E, ये है कोडोमेन ABCDE। अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो अब कोडोमेन भी क्या होगी ABC और रेंज भी क्या होगी, हाँ B पूरा सेट हो गया, रेंज का भी और कोडोमेन का भी, ठीक है ना। B पूरे सेट को कोडोमेन का सेट बोलते हैं, B जो कंप्लीट सेट है उसको डोमेन का सेट, कोडोमेन का सेट बोलते हैं, कोडोमेन का। कोई एलिमेंट कनेक्टेड है या नॉन कनेक्टेड है तो सभी एलिमेंट कोडोमेन में आ जाएंगे, जबकि रेंज में केवल कौन आएंगे, जहाँ तक रेंज है, जैसे केबल की रेंज होती है कि भाई इस पर्टिकुलर घर तक है उससे आगे नहीं है, तो रेंज तो यहाँ तक रहेगी ना केवल। लेकिन गांव में तो सारे ही घर काउंट होंगे, कोडोमेन का मतलब है पूरा गांव, तो पूरे गांव में तो सभी घर काउंट हो जाएंगे जितने भी हैं, चाहे उसमें केबल की रेंज है या नहीं है, और रेंज में जहाँ तक रेंज होगी वहाँ तक काउंट होंगे। अब उसके बाद इनको जो है वो प्री इमेज भी बोल देते हैं भाई। पहले इमेज बताता हूँ मैं। इमेज जैसे अपने सामने जो मिरर होता है उसमें जो परछाई आपकी दिखाई देगी वो इमेज होती है बस। और इमेज ऐसे इकट्ठी नहीं होती, जैसे तीन बंदे खड़े हैं तो तीनों की इमेज यूनिक होगी, अलग अलग होगी, इंडिविजुअली बोली जाएगी। इमेज ऑफ 1 इज़ A, इमेज ऑफ 2 इज़ B, इमेज ऑफ 3 इज़ C। ठीक ऐसे ही प्री इमेज होती है। प्री इमेज क्या होती है बताओ, मिरर आपके सामने होगा तो प्री इमेज क्या होगी, हाँ जो हम हैं, है ना, वो इमेज है उसकी प्री इमेज हम हैं, तो हम भी यूनिक हैं। जैसे एक इमेज है उसकी प्री इमेज एक ही होगी, ठीक, वो यूनिक होगी, तो इंडिविजुअली बोली जाएगी। प्री इमेज ऑफ A इज़ 1, प्री इमेज ऑफ B इज़ 2, प्री इमेज ऑफ C इज़ 3। यूनिक वे में बोला जाएगा इसको, ठीक है ना। तो इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब पता चल गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं ये एलिमेंट डाल दूं यहाँ पर, अब डोमेन बताओ इसकी क्या है, डोमेन। डोमेन केवल क्या रहेगी 1 2 3, ये सेट A हो जाएगा, सेट A बोला जाएगा 1 2 3 4, और डोमेन कौन रहेगी 1 2 3। तो ये जो रिलेशन आपके सामने जो लिखी हुई है, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर उसमें आ जाए ना लिस्टिंग एलिमेंट में, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, उनके फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं डोमेन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो, और सेकंड कंपोनेंट होते हैं रेंज, ठीक है ना। जितने भी कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जैसे कि मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूँ 1A 2B 3C, तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगी रेंज, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगी डोमेन, ठीक है ना। किसी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें, और एरो डायग्राम में मैंने बता दिया आपको। और डायग्रामेटिकली होगा अगर ऐसे, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, जैसे कि 1A है यहाँ पर, वैसे ही प्लॉट कर दिया मैंने, ये है 2B और ये है 3C। तो जो डायग्रामेटिकली हम बताएंगे रिलेशन अगर आप अपने सामने होगी, तो उसमें जो अवशिष्ट है ना वो डोमेन बन जाएगा, और जो ऑर्डिनेट है वो रेंज बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद रिलेशन को और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में आप रिप्रेजेंट करते हो जैसे कि R = XY सच दैट X + Y = 4 फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो इसमें जो X Y जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका जो X होगा वो क्या होगा डोमेन, और Y क्या होगा रेंज। तो बेटा आज की क्लास में यहीं तक केवल, ठीक है ना। कल कंटिन्यू करते हैं फंक्शन को, कल समझाएंगे रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या होती हैं, और उन फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है। जैसे रिलेशन को चेक किया हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे चेक होती है, इक्विवेलेंस, ठीक ऐसे ही चेक करेंगे कि 1 1 ऑन 2 कैसे चेक होता है, ऑन 2 इन 2 कैसे चेक होता है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है ना। कल कंटिन्यू करते हैं बच्चों।